वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 6 मई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल G7 फॉरेन मिनिस्टर्स समिट के बारे में है। हाल ही में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी 4 डे विजिट पर गए। कहाँ? लंदन में। किस लिए गए? उन्हें पार्टिसिपेट करना था G7 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट में। तो क्या इंडिया G7 का पार्ट है क्योंकि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को इनवाइट किया गया? बिल्कुल नहीं, इंडिया G7 का पार्ट नहीं है। इंडिया को एक गेस्ट कंट्री के रूप में वहाँ पर इनवाइट किया गया था। तो क्या इंडिया एकमात्र अकेला ऐसा देश था जिसको वहाँ पर इनवाइट किया गया? ऐसा भी नहीं है। इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट किया गया था। G7 की जो समिट इस साल है उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि दुनिया भर में जो एक फाइट चल रही है कोविड-19 के खिलाफ, उसको और बेहतर तरीके से सही किया जाए, ग्रीनर और ज़्यादा प्रॉस्परस फ्यूचर को क्रिएट करने की कोशिश की जाए। यहाँ पर देखिए जो समिट है उसमें ये 3 गेस्ट कंट्रीज़ रही, ये तो हमने देख ही लिया। G7 के बारे में बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1975 में इसे फाउंड किया गया था। ये कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज डिस्कस करते हैं जो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस रिलेटेड हो सकते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो G7 में कौन से 7 देश हैं? जैसे कि बात हो रही थी कि इंडिया तो नहीं है, तो 7 देश हैं: यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। ध्यान दीजिएगा कि G7 पहले G8 हुआ करता था। जब G8 था तो 8वां देश कौन सा था? रशिया हुआ करता था। लेकिन 2013 में रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर और क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। तो 2014 में रशिया को बाहर कर दिया गया, तो G8 G7 बन गया। G7 कोई ऑफिशियल या फॉर्मल एंटिटी तो है नहीं, इसीलिए इनके पास कोई लेजिस्लेटिव या अथॉरिटेटिव पावर नहीं है। ये आपस में डिस्कस करते हैं। पॉलिसीज़ जो रिकमेंड की जाती हैं उन्हें अगर कोई देश ना भी माने तो उसमें कोई बाइंडेशन क्रिएट नहीं किया जा सकता। देखिए प्लान तो ये भी चल रहा है कि D10 ग्रुप बनाया जाए, D10 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। ये प्रपोजल यूके के प्राइम मिनिस्टर ने रखा था कि G7 को हम कन्वर्ट कर दें D10 में। D10 का मतलब होगा 10 लीडिंग डेमोक्रेसीज। और प्लान वही है कि ये जो 3 लोग अभी इनवाइट किए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया, इनको भी मेंबर बना लिया जाए तो ये दुनिया की 10 डेमोक्रेसीज हो जाएंगी, एक अच्छा सा ग्रुप बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल व्हाइट बेरीड हेरॉन के बारे में है। इसे अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में स्पॉट किया गया। तो कौन सी बड़ी बात होगी? एक्चुअली में यूजुअली ये बहुत हाइट पे नहीं जाते, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इनको 12,000 मीटर की हाइट पर स्पॉट किया गया तो लोगों का ध्यान चला गया। ये रेयर और इल्यूसिव बर्ड है, शर्मीला पक्षी है, आसानी से दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा शाई होता है। इसका जो बॉडी कलर है वो प्लेन डार्क ग्रे होता है, बेली का कलर थोड़ा वाइट होता है, लंबी सी गर्दन होती है जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। रेयरेस्ट बर्ड है, बहुत कम जगहों पर पाई जाती है। ये पाई जाती है भूटान, म्यांमार में। इसके अलावा इंडिया में ये आपको नामदफा टाइगर रिजर्व में मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में। बाकी कामलांग टाइगर रिजर्व जो लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर भी कैमरा ट्रैप में कई बार इसे देखा गया है। IUCN का जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के ये शेड्यूल 4 में है। थ्रेट्स क्या हैं इसको? इसका जो लो लैंड फॉरेस्ट है वो डिग्रेड हो रहा है क्योंकि ये बहुत हाइट पर नहीं जाते हैं, तो उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। ह्यूमन का इंटरवेंशन ज़्यादा हो रहा है इनके नेचुरल हैबिटेट में। कई बार फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, वो इनके नेस्ट को बर्बाद कर देते हैं, तो फिर इन्हें दिक्कत हो जाती है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो आयुष 64 के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी अनाउंस किया है कि वो आयुष 64 का प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो माइल्ड और मॉडरेट है उसे ट्रीट किया जा सके। ये दवा काम कर रही है। आयुष 64 एक आयुर्वेदिक दवा है जिसे CCRAS ने बनाया है। फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल ऑफ फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस ने। एपेक्स बॉडी है, आयुर्वेदा में रिसर्च करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत काम करती है। ओरिजिनली इस दवा को देखिए 1980 में बनाया गया था, ऐसा नहीं कि बहुत हाल फिलहाल में कोरोना वायरस के लिए बना दिया गया है। उस समय जब बनाया गया था तो इसका ऑब्जेक्टिव मलेरिया में थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना था। बाद में जब कोविड-19 का सर्ज हुआ तो इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया कि ये कोविड-19 के सिम्टम्स को भी ट्रीट कर सके। एंटीवायरल डिसीज़ को टैकल करने में कैपेबल है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मतलब अगर फीवर हो तो उसे कम करता है और कोविड-19 में फीवर काफ़ी तेज़ी से आता है। जो ड्रग है वो इसलिए असिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट कोविड-19 इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकता है।
इसका इस्तेमाल जब भी किया गया है पेशेंट्स के ऊपर तो ये देखा गया है कि कई बार इसने रिकवरी में काफ़ी मदद करी है। जनरल हेल्थ में भी फटीग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एपेटाइट, जनरल वेलबींग और स्लीप ऐसी प्रॉब्लम्स में भी आयुष 64 फायदेमंद साबित हुआ है। ये पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन से बनाया गया है, मतलब कोई एक ऐसा हर्ब नहीं है जिससे इसे बना दिया गया है, कई सारे हर्ब्स का मिक्सचर है ये। जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स ऑप्ट किए जाने चाहिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस में, उन सभी को फॉलो किया गया है। CCRS के जो भी कंप्लायंसेस हैं उनको फॉलो करके ही इस दवा को बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पॉजिट्रॉन एक्सेस फेनोमेना के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI जो कि बेंगलुरु में सिचुएटेड है, वहाँ के रिसर्चर्स ने अभी एक मिस्ट्री को सॉल्व किया है। जो एंटी मैटर काउंटर पार्ट है इलेक्ट्रॉन का वो है पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन एक्सेस फेनोमेना इसके बारे में जो भी मिस्ट्रीज वगैरह अभी तक चली आ रही थी, क्लैरिफिकेशंस नहीं था, उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया है। समझते हैं पॉजिट्रॉन क्या है, इसका एक्सेस फेनोमेना क्या है। लेकिन उसके पहले एंटी मैटर क्या होते हैं। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि देवता और दैत्य थे। कहा जाता है कि भगवान हैं तो भूत भी हैं। लोग कहते हैं अच्छा है तो बुरा भी है। तो मामला बिल्कुल वही है, मैटर है तो एंटी मैटर भी है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एंटी मैटर है या नहीं है, सवाल ये है कि कहाँ है। एंटी मैटर जो है उसके बारे में कहानी बिल्कुल वही है। जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ, एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट। यह कहा जाता है कि जब ये बिग बैंग हुआ, जब ये पूरा विस्फोट हुआ, तो जितनी मात्रा में मैटर निकला उतनी ही मात्रा में एंटी मैटर निकला। मैटर हमें दिखता है जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, जो कुछ हम जानते हैं उसकी बात हो रही है। लेकिन एंटी मैटर कहां चला गया, वो हमें नहीं मिला। वो हमें क्यों नहीं मिला? मतलब अगर बिग बैंग के समय दोनों इक्वल अमाउंट में निकले तो मैटर है और एंटी मैटर नहीं है, तो क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। बिफोर दैट आप कुछ बातें और समझिए। देखिए, मैटर और एंटी मैटर में एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे डिफरेंस होता है। लाइक लिथियम एटॉम आप पकड़ लीजिए। लिथियम एटॉम में आपको प्रोटॉन मिलेगा विद पॉजिटिव चार्ज, प्लस न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, सर्कुलेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन विद माइनस चार्ज। एंटी लिथियम या आप इसे एंटी मैटर कह लीजिए, इसमें जो डिफरेंस होता है वो सब एटॉमिक लेवल पे चार्जेस में होता है। लाइक प्रोटॉन की जगह पे यहां होता है एंटी प्रोटॉन। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, इसमें माइनस चार्ज होगा। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता तो एंटी न्यूट्रॉन में भी कोई चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की जगह पे एंटी मैटर में होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो उसका उल्टा पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है। इस कहानी का जो हीरो है वो ये पॉजिट्रॉन है। तो मैटर और एंटी मैटर में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना ही है कि सब एटॉमिक लेवल पे जो चार्जेस होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। बाकी मास मैटर में भी होता है, एंटी मैटर में भी होता है। ग्रेविटी के रूल्स जिस तरीके से मैटर पे वर्क करते हैं बिल्कुल वैसे ही एंटी मैटर पे वर्क करते हैं। लाइक लिथियम, लिथियम का जो एंटी लिथियम होगा उसमें भी मास होगा, वो भी ग्रेविटी पे वैसे ही अट्रैक्ट करेगा, वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि लिथियम करता है, और कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों के साथ दिक्कत यह है कि जब भी मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते हैं तो एक एनिहिलेशन होता है, विस्फोट होता है। विस्फोट होने पे क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है गामा रेज के फॉर्म में, और ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। मतलब कि मैटर भी खत्म हो जाएगा और एंटी मैटर भी खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई साइंटिस्ट इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी है। पूरा कंपोनेंट पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर आप एक एटॉम बॉम्ब फोड़ते हैं तो उसमें भी 8 से 10% जो मैटर होता है उसका ही इस्तेमाल होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बाकी सब वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। जब मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते हैं तो कंप्लीट एनर्जी का जनरेशन होता है, बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी का जनरेशन होता है, और दोनों ही कंपाउंड्स पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसे कहा जाता है एनिहिलेशन। बिल्कुल वैसे ही कि जब देवता और दैत्य आपस में मिलते हैं तो झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब मैटर और एंटी मैटर आपस में टकराते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब बिग बैंग के समय पे दोनों ही प्रोड्यूस हुए, मैटर और एंटी मैटर, तो एंटी मैटर कहां चला गया। इसके बारे में दो थियरीज हैं। एक तो यह कहती है कि इंसिडेंटली जो मैटर था वो एंटी मैटर से ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, तो एंटी मैटर ने इक्वल अमाउंट में मैटर से कोलाइड करके, एनिहिलेशन करके मैटर को खत्म कर दिया। मतलब मैटर और एंटी मैटर दोनों खत्म हो गए। जो एक्सेस में मैटर था वो बचा रह गया, और उसी से हमारा यूनिवर्स बना है। एक तो थियरी ये है कि एंटी मैटर कहां गया। दूसरी थियरी ये है कि हो सकता है कि एंटी मैटर यूनिवर्स में अभी भी एग्जिस्ट करता हो। एंटी मैटर के प्लैनेट्स हों,
सैटेलाइट्स हों, स्टार्स हों एंड मे बी एंटी मैटर से बनी हुई पूरी की पूरी गैलेक्सी हो, लेकिन वो हमारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है, हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते और वो मैटर से बने इस यूनिवर्स के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि अगर वो दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो ब्लास्ट कर जाएंगे, पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो ये दो थियरीज हैं कि एंटी मैटर कहां गया। एक थ्योरी कहती है कि खत्म हो गया, एक थ्योरी कहती है कि अभी भी है, हमारी पहुंच से या मैटर वाले यूनिवर्स से दूर है। तो ये तो समझ में आ गया कि एंटी मैटर क्या होता है। नॉर्मल मैटर से ऑपोजिट होता है, सब एटॉमिक लेवल पे चार्जेस में डिफरेंस होता है। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। यहां पे जो सारी बातें हो रही हैं वो पॉजिट्रॉन के बारे में हो रही हैं। पॉजिट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन में मास होता है बिल्कुल वैसे ही पॉजिट्रॉन में भी होता है, बस चार्ज का अंतर है। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन में प्लस चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन एक्सेस का क्या मतलब है? जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एंटी मैटर प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब 1 ग्राम आपको एंटी मैटर मिल जाए तो दुनिया भर में जितने एटॉम बॉम्ब्स हैं उससे ज्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहां पर देखिए, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स में जो पॉजिट्रॉन वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ज्यादातर 10 जीईवी से 300 जीईवी के बीच के हैं। 300 जीईवी के ऊपर की एनर्जी वाले पॉजिट्रॉन्स बहुत कम दिख रहे हैं। 10 जीईवी से 300 जीईवी के बीच के पॉजिट्रॉन्स का ज्यादा दिखना, इसे ही पॉजिट्रॉन एक्सेस कहा गया। जीईवी का मतलब है गीगा इलेक्ट्रोवोल्ट, एक यूनिट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी को मेजर करने की। 10 जीईवी कितना होगा अगर समझना चाहें तो, इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए आपको 10 अरब वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी, 10 बिलियन वोल्ट की बैटरी। तो पॉजिट्रॉन एक्सेस का मतलब यही है कि 10 जीईवी से 300 जीईवी के बीच के पॉजिट्रॉन्स ज्यादा दिख रहे हैं, उसके ऊपर वाले कम दिख रहे हैं। यही है पॉजिट्रॉन एक्सेस। कारण क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था, इस रिसर्च में यही कारण उन्होंने बताया। अब देखिए ये पॉजिट्रॉन्स आते कहां हैं, कैसे निकलते हैं पॉजिट्रॉन्स। देखिए हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, वो जाइंट क्लाउड से घिरी हुई है जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से बने हुए हैं। हम इन क्लाउड्स की बात कर रहे हैं। कई बार जो गैलेक्सीज होती हैं वैसे क्लाउड से घिरी हुई होती हैं। ये क्लाउड्स जो होते हैं बहुत मैसिव होते हैं, ये हमारे सन के मास से 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, ज़्यादा भारी हो सकते हैं और 600 लाइट ईयर्स तक फैले हुए हो सकते हैं। मतलब बहुत बड़े हिस्से को ये घेर के रखते हैं किसी भी गैलेक्सी के। जो मिल्की वे होता है वो एक ह्यूज कलेक्शन होता है स्टार का, डस्ट का, गैस का। अब देखिए मिल्की वेज में सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं। जो स्टार्स होते हैं वो बनते हैं और मर जाते हैं। जब कोई स्टार मरता है तो उसकी सारी एनर्जी उस स्टार में ही गिर जाती है, उससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। उस एक्सप्लोजन के दौरान कॉस्मिक रेज निकलती हैं। जब कोई तारा मरता है और सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो उसमें कॉस्मिक रेज निकलती हैं। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? ये सोलर सिस्टम से के बाहर से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। कॉस्मिक का मतलब ही यही है कि वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं। ये स्टार से ओरिजिनेट हो सकते हैं और कई बार ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से आके टकराते हैं, जिससे सैटेलाइट्स वगैरह या अदर मशीनरीज वगैरह भी खराब हो जाती हैं। तो आपने मतलब समझ लिया कॉस्मिक रेज का। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान ये कॉस्मिक रेज निकलती हैं और कई बार ये बहुत दूरी तक ट्रेवल करती हैं और अर्थ तक भी आती हैं, जैसे कि बात हो रही थी। लेकिन हमारे मिल्की वे में ये जो क्लाउड्स हैं ये इस कॉस्मिक रे को रोकते हैं और जब ये कॉस्मिक रेज इस क्लाउड से टकराती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स पैदा होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स जब फर्दर कॉस्मिक रेज के फॉर्म में ट्रेवल करना शुरू करते हैं तो वो इन जाइंट क्लाउड से टकराते हैं और ये क्लाउड्स उनकी एनर्जी को सोख लेते हैं। मतलब क्लाउड्स इनकी एनर्जी से खुद को एनर्जाइज करते हैं। यही कारण है कि 300 जीईवी से ज्यादा एनर्जी वाले पॉजिट्रॉन्स हम अर्थ से ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी तो ये क्लाउड्स सोख ले रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ये पॉजिट्रॉन्स इन क्लाउड से एनर्जी सोख लेते हैं। उस केस में 300 जीईवी से ज्यादा एनर्जी वाले जो पॉजिट्रॉन्स हैं वो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि बिकॉज ऑफ दीज क्लाउड्स जो इन पॉजिट्रॉन्स की एनर्जी को सोख ले रहे हैं, हमें ज्यादातर पॉजिट्रॉन्स जो ऑब्जर्वेंस में आ रहे हैं वो 10 जीईवी से 300 जीईवी के बीच में है। दैट्स वाई इसे पॉजिट्रॉन एक्सेस फिनोमेना कहा गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशियाटिक लॉयंस के बारे में है। हाल ही में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाटिक लॉयंस को कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। चिंता की बात है अगर ये वाइल्ड एनिमल्स में भी जा रहा है तो। एशियाटिक लॉयंस, इन्हें पर्शियन लायन या इंडियन लायन भी कहा जाता है। पैंथेरा लियोलियो सब स्पीसीज है जो इंडिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, वहीं पर ये पाए जाते हैं। अफ्रीकन लॉयन से थोड़े छोटे होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में यूजुअली पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन्हें देखा जा सकता है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है।
थ्रेट है इनका हैबिटेट फ्रेगमेंट हो रहा है, पोचिंग की जा रही है, डिसीज से वल्नरेबल होते हैं, लाइक कोरोना वायरस ही इन्फेक्ट कर रहा है। कई बार रोड, रेल और इलेक्ट्रिक फेंस की वजह से भी इन्हें नुकसान होता है और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में भी इनकी जान जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं। 28.68 करोड़ लोन अमाउंट जो है उसे सैंक्शन किया गया है। 14.96 लाख करोड़ तो बैंक्स, एनबीएफसीज और एमएफआईज के थ्रू, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके थ्रू ये लोन दिए गए हैं। 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फॉर्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10 लाख तक का लोन देने के लिए। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ने सेटअप किया था मुद्रा योजना के लिए। यहां पर देखिए, ये छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको लोन देते हैं। मुद्रा जो एंटिटी है वो सीधे सीधे लोन नहीं देती, रदर बैंक्स और जो एनबीएफसीज हैं उनके थ्रू ये लोन दिलवाया जाता है। 3 कैटेगरी है लोन की, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक के लोन दिए जाते हैं, किशोर में 50,000 से 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 10 लाख। कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता है। एससी, एसटी, ओबीसी और जो वनरेबल सेक्शन है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ये लोन अवेल कर पाते हैं और नए एंटरप्रेन्योर्स पर भी फोकस किया जाता है इस योजना में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में है। आईएचएस मार्केट, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, लंदन में बेस्ड है, वो एक इंडेक्स जारी करते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए होता है। अप्रैल 2021 में इन्होंने इस इंडेक्स का जो मेजरमेंट किया वो 55.5 है, जो कि मार्च की रीडिंग से जो 55.4 था उससे थोड़ा सा बदल गया है। अब यहां पर देखिए, ज्यादा है, करते क्या है ये, जो भी डेटा होता है, जीडीपी का है या फिर आईआईपी का है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है, वो बहुत देर में आता है। ये डेटा पर मंथ आ जाता है। ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, सर्वे बेस्ड डेटा है। नाम से स्पष्ट है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं या फिर पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये उनसे जाके पूछते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, पिछले महीने की तुलना में इस महीने आपकी सेल कैसी रही, रॉ मटेरियल का परचेज कैसा रहा, उसका डेटा ये करते हैं, कलेक्ट करते हैं सर्वे के थ्रू। और फिर बिजनेसेस की या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की जो हेल्थ है उसे मेजर करने की कोशिश करते हैं। जो इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है वो 0 से 100 के बीच में होता है। 50 का ऊपर का मतलब है कि जो इकॉनमी है वो एक्सपेंड कर रही है। 50 आया मतलब कोई चेंज नहीं आया, जैसे पहले था वैसे ही था। 50 से कम आया मतलब इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अगर पिछले महीने का पीएमआई इस महीने से कम था मतलब इकॉनमी एक्सपेंड कर रही है, पिछले महीने का ज्यादा था तो इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। हर महीने इस डेटा को रिलीज किया जाता है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक अच्छा इंडिकेटर है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडस्ट्रियल आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग का जो ऑफिशियल डेटा होता है, जीडीपी, इसका डेटा बहुत बाद में आता है। इसका डेटा हर महीने आ जाता है तो इकॉनमी की हेल्थ पता चल जाती है। स्टेटमेंट है, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। ग्रुप ऑफ 7 यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और चाइना है। व्हाइट बेलीड हेरॉन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एंटी मैटर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एंटी मैटर के होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है नॉर्मल मैटर जैसी। एशियाटिक लॉयंस, नामदफा नेशनल पार्क ओनली अबॉर्ड है इनके रहने का, एशियाटिक लॉयन का। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च की गई थी, 10 लाख तक का नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फॉर्म लोन देने के लिए स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।